हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिया के भेद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बात की थी। यदि आप वो वीडियो मिस कर बैठे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज बात करते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेदों के बारे में, जिसमें पहला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। आइए इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। परिभाषा है इसकी, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वकालिक क्रिया वह कहलाती है कोई भी कर्ता जब एक क्रिया को समाप्त कर देता है, उसके पश्चात जब दूसरी क्रिया को वो आरंभ करता है तो जो पहले वाली क्रिया होती है, जो समाप्त हो चुकी होती है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब परिभाषा के माध्यम से तो ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है। दो शब्दों को हमें याद रखना है। वो दो शब्द हमारा बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करेंगे जब भी हम एग्जाम्पल में पूर्वकालिक क्रिया को देखेंगे। तो वो दो शब्द हैं हमारे, पहला शब्द है करके और दूसरा शब्द है कर। ये दो शब्द आपको पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण में देखने को जरूर मिलेंगे। जहाँ पर भी आपको ये दो शब्द मिलेंगे वहाँ आप पूर्वकालिक क्रिया पाएंगे। अब उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि ये दोनों शब्द किस प्रकार से सहायक होंगे। तो पहला उदाहरण है हमारा, मोहन खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पे जो हमारा शब्द आया वो आया कर, खा कर, अर्थात जो कर आया इससे हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। अर्थात मोहन ने पहले खाना खाया और फिर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो गई। दूसरा हमारा उदाहरण है, राम किताब पढ़कर सो गया। तो यहाँ मोहन ने पहले राम ने पहले किताब पढ़ी, फिर वह सो गया। अर्थात यहाँ पर भी आपको कर देखने को मिल रहा है। तीसरा उदाहरण है हमारा, मेहमान भोजन कर कर चले गए। मेहमान भोजन करके चले गए। यहाँ आपको कर के शब्द देखने को मिल रहा है। अर्थात मेहमानों ने पहले भोजन किया और उसके बाद गए। यहाँ पर भी आपको पूर्वकालिक क्रिया देखने को मिलेगी। और चौथा उदाहरण है हमारा, बच्चे किताब पढ़कर चले गए। यहाँ भी बच्चों ने पहले किताब पढ़ी और फिर चले गए। अब बात करते हैं दूसरे भेद के बारे में, जो कि है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस वाक्य या क्रिया में दो कर्म हो तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। परिभाषा जो हमें बताना चाहती है वो है कि जो भी क्रिया या फिर वाक्य, उसमें यदि दो कर्म दिए गए हैं तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है। ट्रिक है हमारी, क्रिया से पहले क्या या किसको, ये दो शब्द प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करेंगे। जब भी हम क्रिया से पहले इन दोनों शब्दों को रखेंगे तो प्रश्न करेंगे अपने ही मन में, तो हमें उत्तर मिलेंगे इन प्रश्नों के। यदि हमें उत्तर मिलते हैं इन दोनों शब्दों के
तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया 100% होगी। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि ये कैसे होगा। तो पहला उदाहरण है हमारा, गुरुजी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अब इन दोनों शब्दों का प्रयोग क्या और किसको का कैसे प्रयोग होगा आइए देखते हैं। अब मैं पहले प्रयोग करता हूँ किसको शब्द का। तो गुरुजी ने किसको हिंदी पढ़ाई, तो हमें तुरंत उत्तर मिलेगा बच्चों को, अर्थात हमें पहले शब्द के पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि बच्चों को। अब हम क्या शब्द रखते हैं इसमें, फिर देखते हैं हमें उत्तर मिलता है या नहीं। गुरुजी ने बच्चों को क्या पढ़ाया, तो हमें तुरंत उत्तर मिलेगा कि गुरुजी ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का प्रयोग किस प्रकार करना है। अगला उदाहरण है हमारा, सुनीता ने बच्चों को डंडे से मारा। यहाँ भी हमारी द्विकर्मक क्रिया है, यहाँ भी हमें दो कर्म दिए गए हैं। जैसे सुनीता ने किसको मारा, तो बच्चों को। सुनीता ने बच्चों को किससे मारा या क्या मारा, तो फिर डंडे से। तीसरा उदाहरण है हमारा, गुरुजी ने बच्चों को थप्पड़ मारा। तो थप्पड़ किसके मारा, बच्चों के। गुरुजी ने बच्चों को क्या मारा, थप्पड़ मारा। तो हमें दोनों ही प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। ये हमारे द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं तीसरे भेद के बारे में, जो कि है संयुक्त क्रिया। इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त अर्थात दो क्रियाओं के संयोग से मिलकर बनेगी। दो क्रियाओं के संयोग से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण, पहला उदाहरण है, राधा पढ़ती लिखती रहती है। अर्थात संयुक्त क्रिया हमारी पढ़ती लिखती दोनों, पढ़ती भी है लिखती भी है, ये हो जाएगी पढ़ती लिखती संयुक्त क्रिया। दूसरा उदाहरण हमारा, मोहन सोता जागता रहता है। अर्थात सोता भी है जागता भी है मोहन। तीसरी, वह मेरी बात पर वह चौंक उठा। अर्थात चौंक भी गया और उठ भी गया, यहाँ भी संयुक्त क्रिया होगी। अब बात करते हैं चौथे भेद के बारे में। चौथा भेद हमें दिया गया है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया आपने इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के नाम से इसे पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं इसकी परिभाषा। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करती है तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया हमारी किसी भी क्रिया के साथ अर्थात मुख्य क्रिया के साथ जुड़ेगी जब, तो वह उसके अर्थ को या तो पूर्ण कर देगी या उसके अर्थ को स्पष्ट कर देगी। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थे, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। उदाहरण के माध्यम से सहायक क्रिया को जान लेते हैं। उदाहरण हमें दिया गया है, मोहन खाना खा रहा है। यहाँ हमारी सहायक क्रिया दी गई है रहा है। सुनीता स्कूल जा रही है, ये भी हमारी सहायक क्रिया रही है दी गई है। राम किताब पढ़ रहा है। सुमन विद्यालय जा चुकी थी। फिर अगला उदाहरण है हमारा, रोहन भोजन कर चुका था। यहाँ थे नहीं होगा, यहाँ था होगा, वो गलत टाइप हो गया है। रोहन भोजन कर चुका था।
अब बात करते हैं अगले भेद के बारे में। पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भेद। प्रेरणार्थक क्रिया पढ़कर जानी ही जानी है। यूपी टेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या होती है प्रेरणार्थक क्रिया? आइए समझते हैं परिभाषा से। वे क्रियाएं जिनसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा से हमें जो पता चलता है वो यह है कि इसमें जो कर्ता होगा वह कार्य स्वयं नहीं करेगा। जो कर्ता वह कार्य स्वयं नहीं करेगा बल्कि किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नाम से ही स्पष्ट है, किसी प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात किसी अन्य को प्रेरित करेगा। पहचान है आना, आता, आती, बाना, बाता और बाती। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह पहचान आपके लिए किस प्रकार सहायक होगी। तो पहला उदाहरण है, राधा सुमन से खाना बनवाती है। अर्थात राधा स्वयं खाना नहीं बना रही है बल्कि सुमन को खाना बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ पहचान वाला शब्द है बाती आ गया है। बाती से हमारी पहचान हो रही है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हमें इस वाक्य के अंतर्गत देखने को मिला है। दूसरा उदाहरण है हमारा, मोहन कमलेश से रामायण पढ़वाता है। अर्थात मोहन खुद तो रामायण नहीं पढ़ रहा है बल्कि कमलेश से रामायण पढ़वाता है। अर्थात कमलेश को रामायण पढ़वाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तीसरा उदाहरण है हमारा, रोहन राहुल से पत्र लिखवाता है। अर्थात रोहन खुद तो पत्र नहीं लिख रहा है बल्कि राहुल को पत्र लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे अगले भेद के बारे में, जो कि है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा या विशेषण से होता है। इसकी पहचान ये है कि इसके अंत में हमें याना देखने को मिलेगा। जैसे कि उदाहरण है हमारे पास, बतियाना, हतियाना, ढकियाना, लतियाना और गरियाना। ये सभी हमारे नाम धातु क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। ये थे हमारे क्रिया के सभी भेद जो आपके लिए पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।